नए चैप्टर का शुरुआत कर रहा हूं दोस्त लोग। और आज हम लोग अपने सिलेबस का सेकेंड चैप्टर, मॉड्यूल के सिलेबस का 5th चैप्टर, नाम है इसका बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का ये बात कर रहा है दोस्त, बिजनेस लेवल की क्या स्ट्रेटजी है। बिजनेस जब हम करते हैं तो हम किन रणनीतियों का ध्यान में रखते हैं, उन चीजों के बारे में ये बात करेगा। हकीकत की बात करूं तो 2 क्लास का चैप्टर है, हर चैप्टर के 7.5 मार्क है। ध्यान रखना दोस्त, सबसे पहली चीज, हर चैप्टर के 7.5 मार्क है, 7.5 मार्क्स फॉर एवरी चैप्टर ऑन अ हायर साइड। तो मेरे लिए तो ये चैप्टर 7.5 मार्क का है रेदर देन एनीथिंग एल्स। पर कोई अगर मुझे पूछे कि सर नहीं बताओ तो सही सर, मतलब आखिरकार इसमें कितना कंटेंट आएगा, तो आइए जानते हैं। इसके अंदर टोटल मिलाकर 5 कंटेंट है। हम इसमें से ये 3 कंटेंट मैंने सोचा है कि आज वाली क्लास में पूरा कर देंगे। सोचा है, हो सकता है एज पर द शेड्यूल टाइमिंग जो भी मैं हूं, हो सकता है मैं 2 ही टॉपिक आज वाले सेशन में कवर कर पाऊं, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो अगले वाले क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी इसको 2 पार्ट्स में खत्म करेंगे, आज और कल के अंदर हम इसे खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को। सिंपल चैप्टर है ये, पूरा का पूरा चैप्टर मेरे सबसे प्रिय, सबसे विश्वसनीय माइकल पॉटर जी को समर्पित है। ये पूरा चैप्टर माइकल पॉटर जी को समर्पित है। माइकल पॉटर जी के बारे में ये पूरा चैप्टर बात करता है। और कौन है ये माइकल पॉटर? तो साहब इसका हैरी पॉटर से कोई लेना देना नहीं है। काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विजेता हैं, और काफी उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। और ये पाया गया कि इनकी थियरियां रियल रूप से बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा काम आई। कई बिजनेसेस को इनकी थियरियों का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ। राइट, सो ये हैं हमारे सामने हमारे माइकल पॉटर जी। इस पूरे चैप्टर का नाम एक्चुअली माइकल पॉटर चैप्टर होना चाहिए था, पर ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी नाम दिया है। सबसे पहले ये हमें इंट्रोडक्शन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो साला कोई हमें जब सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो साला गुस्सा बहुत आता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के साथ आपका ताल्लुक करा चुका हूँ। थोड़ा सा और आगे आता हूँ। दिस इज टॉपिक नंबर 2 and this topic talks about the one and only the Michael Porter 5 forces model। सर ये क्या है? कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं यार, आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। से आए श्रयिता जी मानती है, श्रुति जी मानती हैं, उर्वशी, सर्वेश, आयुष, गर्वंश, भरत, कार्तिकेय, यश। ओके, बाकी लोग को लगता है कंपटीशन कम है। ओके, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। राइट, अभिषेक जी को भी लगता है, हर्ष को भी लगता है। बहुत टफ है यार, मतलब पलंग तोड़ कंपटीशन है साला, बहुत डिफिकल्ट है यार आज के जमाने में धंधा करना। माइकल पॉटर आया, वो बोलता है सर टेंशन नहीं लेना, टेंशन का मैं इलाज करेगा। कैसे करेंगा तू इलाज? मैं आपको मेरी थियरी देता है, मेरी थियरी का तुम फुल मजा लो। मेरी थियरी के इस्तेमाल के बाद है ना, तुमको कंपटीशन इतना महसूस नहीं होएगा। सर ऐसा तो क्या है इसकी थियरी में? अब मेरे को नहीं मालूम, ये बोलता है ऐसे ऐसे का मतलब है इन्वर्टेड कॉमर्स। राइट, इन्वर्टेड कॉमर्स। माइकल पॉटर जी कहते मैं आपको है ना ऐसी 5 जड़ी बूटियां देंगी, मैं 5 जड़ी बूटी जो देती हूं ना, उसका तुम यूज करो, उसको समझो, उसका विश्लेषण करो, और अगर तुम ये ढंग से यूज किए ना, आई शपथ कंपटीशन समझ में आएगा तुमको। सर मतलब कंपटीशन में क्या 5 ही चीजें समझने से कंपटीशन समझ में आ जाएगा?
ऐसा मैं नहीं कहती। माइकल पॉटर बोलता है ना बाबा। वो बोलता है तुम ये 5 चीजों को समझो, तुमको धंधा समझ में आएगा। समझ रहे क्या तुम लोग? 5 चीजों को समझने का है आपको। 5 थिंग्स। आपको बिजनेस समझने के लिए ये 5 चीजों को समझने का है। 5 फोर्सेस मॉडल। पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल है कंपटीशन एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करना कंपटीशन का। कंपटीशन को समझने के लिए 5 फोर्सेस को समझना है, ठीक है। अब हम इसके 5 फोर्सेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले ये अपन को बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। आई हेट इंट्रोडक्शन। ठीक है ना यार, मुद्दे पे आओ यार। क्लाइमैक्स से पहले है ना, ये सब टाइम पास मत करो, राइट। सीधा मुद्दे पे आओ, ठीक है। 5 फोर्सेस मॉडल, ओके बेबी। आई डोंट लाइक ऑल दिस, राइट, एक्स्ट्रा। सर मतलब आपको ये नहीं आता इसलिए छुड़वा देते हो क्या? एक सटाका ला के दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं रे बाबा। थोड़ा सा मतलब रीडिंग है, जनरल नॉलेज है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। प्लीज डू रीड। ये कहता है माइकल पॉटर जी के अनुसार हमारे ऊपर 5 प्रकार के प्रेशर आते हैं। धंधे के प्रेशर है रे बाबा। सब मुझे भी बहुत प्रेशर आता है। अबे तेरे जीवन का अलग प्रेशर, कंपटीशन का अलग प्रेशर। लाइफ इज फुल ऑफ फुल ऑफ फुल ऑफ फुल ऑफ व्हाट? प्रेशर। सबसे पहले सर्वेश बोलता है, सर बहुत प्रेशर है, सर बहुत प्रेशर है साहब। हल्के होके आने का बाबा, हल्के होके आने का। हाँ, सबके पास है साहब, हम लोग को भी है ना साहब। कितना प्रेशर है सर, कितना कुछ पढ़ने का। तुम भी पढ़ाते, बाकी लोग भी पढ़ाते। अब मैं तुमसे सच्ची एक बात पूछता है, कल की क्लास खत्म होने के बाद और आज की क्लास चालू होने से पहले कितने लोगों ने कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आधा घंटा कल और आज के बीच में एसएम पढ़ा? खुद से आए। झूठ बोलने वाला 39 पे रुक जाएगा एग्जाम में। जबान लगती है मेरी, झूठ नहीं, सिर्फ सच। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है से आए। जन्म भाई क्या बात, अच्छी बात है। कार्तिकी जी वेरी गुड यार। गौरव, श्रेयता, ओके साहब। ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं थियरी। थियरी इज सिमिलर टू ईटिंग फूड एवरी डे, बाथिंग एवरी डे, ब्रशिंग एवरी डे एंड बॉडी बिल्डिंग एवरी डे। किसी एक बॉडी बिल्डर को पूछो कि अगर वो जिम नहीं जाए तो उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी क्या? नहीं, लबड़ जाएगी। जैसे शाहरुख खान की लबड़ गई ना, राइट। और सलमान खान को पूछो साहब, एक भी दिन मिस किया क्या इतने सालों में? इवन एट 3 o'clock if he is free, any producer director who wants to make a film with him has to ensure कि जहां पे उसका स्टूडियो सेटअप हो, जहां पे वो लोग जा रहे हैं वहां पे जिम होना चाहिए। भाई उसके बिना एक्टिंग नहीं करते। द मोस्ट वांटेड भाई है, भले पिक्चर मत देखो। तो साहब डिसिप्लिन है साहब। 55 की उम्र में 22-23 साल की हीरोइन को मस्त घुमाता है। कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ता है दोस्त। तो साहब एक सिंपल सा है, कंपटीशन को समझने के लिए ये बोलता है 5 जगहों से प्रेशर आएंगे, वही 5 फोर्सेस है। वो 5 कौन कौन से फोर्स हैं सर? आओ देखो साहब, 2 डर हैं। 2 क्या हैं? डर। फिर 2 बार्गेनिंग पावर है। क्या है? 2 बार्गेनिंग पावर। और 1 राइवलरी है। क्या है? राइवलरी। 2 डर, 2 बार्गेनिंग पावर, 1 राइवलरी। कौन कौन से 5 फोर्स है दोस्तों? कौन कौन से 5 फोर्स है? 2 डर हैं, 2 बार्गेनिंग पावर हैं और 1 है राइवलरी। कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं फोर्सेस? 5। टोटल 5 फोर्स है मेरे दोस्तों।
मेरे अनुसार नहीं, माइकल पॉटर जी कहते हैं आप ये 5 चीजों की ढंग से स्टडी कर डालो, आई शपथ सारे फोर्सेस की स्टडी हो जाएगी आपकी, और इतनी बेहतरीन स्टडी होगी कि साहब बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो साहब 5 फोर्सेस को समझना है। 2 डर है, 2 बार्गेनिंग पावर है और एक राइवलरी है। 2 डर है, 2 बार्गेनिंग पावर है, एक राइवलरी है। साहब 5 प्रकार से प्रेशर आ रहे, देखो ना साहब, आप प्रेशर को देखो ना। नए एंट्रेंट से डर पैदा हो रहा, नया एंट्रेंट आ रहा उससे डर आ रहा, फिर सब्सटीट्यूट का डर आ रहा, 2 डर हो गए। 2 बार्गेनिंग पावर, एक बायर का बार्गेनिंग पावर आ रहा, मतलब सप्लायर का, और एक बायर का बार्गेनिंग पावर आ रहा। तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, बायर का बार्गेनिंग पावर, तो 2 बार्गेनिंग पावर, और एक है राइवलरी साहब, एक है राइवलरी। तो 2 डर, 2 बार्गेनिंग पावर और एक राइवलरी, ये 5 फोर्स है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 3, पर अभी नहीं देखेंगे स्टेप्स को, अभी नहीं देखते, पहले फोर्स देखेंगे रे। कितने स्टेप्स है इसके? 3 स्टेप्स, देखो इधर लिखा है इधर। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फिर मैं जनरली येलो जब पूरा पेज कर दूं ना, उसका मतलब ये होता है कि रीड कर लो, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन को रटना पड़ता है ना, तो रीड कर लेना आप। ये मेरा जनरल नॉलेज है, मैं आपको ओरल में जो बोलता रहता हूं ना, उसमें ये सब डिस्कशन कर लेता हूं, रटने के लिए आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब। अब है 5 फोर्सेस। ठीक है साहब, क्या है? 5 फोर्सेस। अब सबसे पहला ध्यान से समझना, नए धंधे का डर है। देखो साहब, थोड़ा सा आपको समझाता हूं मैं। हमें अब टोटल मिला के है ना, टोटल मिलाकर हमें है ना 5 प्रकार के डर है। सबसे पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और दूसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होता है? 2 डर है सबसे पहले। ठीक है, नए एंट्रेंट का है द बिगर द न्यू एंट्रेंट, द बिगर द कंपटीशन। जितना बड़ा नया एंट्रेंट होगा उतना बड़ा कंपटीशन होगा। तो द बिगर द न्यू एंट्रेंट, द बिगर द कंपटीशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट, दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ competition where one product may be replaced by another। जहां पे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस हो सकता है। नए एंट्रेंट का डर, सब्स्टिट्यूट का डर। ठीक है, जितना बड़ा नया एंट्रेंट उतना बड़ा कंपटीशन। ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन है, जहां पे एक प्रोडक्ट में भी रिप्लेस बाय अनदर प्रोडक्ट। 2 डर। ठीक है, पहले समझना। अब 2 बार्गेनिंग पावर हैं दोस्त। ठीक है, 2 बार्गेनिंग पावर, एक है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, अब ऐसा है कि देखो, अगर आप कम सामान खरीदोगे तो आपके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होता है, पर अगर आप सामान ज्यादा खरीदते हो तो आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। आज मुकेश अंबानी सबसे पहले एंड्रॉयड के पास गया कि देख भाई, मेरे को मेरा नेटवर्क लाने का है, फोन लाने का है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। एंड्रॉयड नंबर 1 इंडिया में। एंड्रॉयड ने बोला मैं तो रॉयल्टी इतना इतना चार्ज करूंगा। मुकेश ने बोला कि देख भाई, मैं 50-100 करोड़ लेता हूं तेरे से सामान,
100 करोड़ फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लेता हूँ, मैं इतना नहीं दूंगा, नहीं नहीं मैं इतना लूंगा। एम ये भी अपना बाप है। हांगकांग गया, हांगकांग की कंपनी को बोला, छोटी सी चिल्लर वहाँ की कंपनी को बोला कि साहब ऐसा ऐसा है, धंधा करने का है और मैं इतना भाव दूंगा, हर मोबाइल पे तेरे को हो सकता है एक ही पैसा मिले। मैं तो कहता हूँ एक पैसा भी अगर मिलता तो 100 करोड़ फोन है साहब। कितना मार्जिन साहब, कितना मार्जिन, राइट। 1 रुपया भी मिलता तो भी 100 करोड़ रुपया हो गया, राइट। मैं बड़ा बायर हूं तो देखो साहब, द बिगर द बायर, द बिगर द कंपटीशन। जितना बड़ा बायर होगा उसका कंपटीशन भी, मतलब उसका बार्गेनिंग, बिगर द कंपटीशन एंड बार्गेनिंग पावर, उसका बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होगा ना दोस्त। द बिगर द कंपटीशन, द बिगर द बार्गेनिंग, मतलब जितना बड़ा बायर कंपटीशन भी ज्यादा होगा और बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होगा। और द बिग द लेसर द सप्लायर, जितने सप्लायर कम होंगे, याद रखिएगा, जितने सप्लायर कम होंगे, द लेसर द सप्लायर, द बिगर विल बी देयर बार्गेनिंग पावर। जितने सप्लायर कम होंगे, अरे यार मैं उसको पता है कि मैं ही हूं बेचने वाला, ये अम्मा इल्ला इन मीन तीन, मैं ही घुमा फिरा के आऊंगा। अगर मैं ही हूं तो तेरे को झक मारा के मेरे पास आना है। तो मेरे पास जितने कम सप्लाई, ज्यादा लोग होंगे। देखो भाई, एक पर्टिकुलर एरिया में एक सब्जी वाला है, अपने भाव पे रेट, अपने भाव पे सब्जी बेचेगा, पर मंडी में जाओगे तो कम हो जाता है ना। तो जितने सप्लायर कम होंगे उनके पास बार्गेनिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो देखो दो डर हो गए, ठीक है। अब ये हो गए दो बार्गेनिंग पावर, ठीक है। ये है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, एक है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और एक होता है राइवलरी विद इन इंडस्ट्री। राइवलरी विद इन इंडस्ट्री क्या बोलता है दोस्त? राइवलरी विद इन इंडस्ट्री क्या बोलता है साहब? दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन। ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन है साहब, वेयर द कॉम्पिटिटर will compete directly with rival organization in terms of rates, quality और publicity एक्सेट्रा। अरे ठीक उसके सामने दुकान डाल देंगे, ये माइला न रहेगा बांस ना बजेगी। तो सब डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन, राइवलरी विद इन इंडस्ट्री। ये समझो, आप देखो ना यार, मॉल है, मॉल क्या है, ये एक जैसी सारी दुकानें एक साथ ही रहती है, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे खरीद लेंगे। सराउगी मेंशन, राइट। राइवलरी विद इन इंडस्ट्री एक साथ ही रहते हैं। आप MI रोड पे जाओ, 5 बत्ती सर्कल है, 5 बत्ती से आप स्टेशन की तरफ निकलो लेफ्ट में, तो आपको एक तरफ तो मिलता है VIP, उसके अपोजिट साइड पे मिलेगा सैमसोनाइट, उसके बगल में अमेरिकन टूरिस्टर, फिर उसके बगल में डेल से पेरिस, उसके बगल में डिज्नी बैग्स, और मतलब और भी 2-3 और आ गए उसके अंदर ही। उधर सबने अपनी दुकानें खोल ली। क्यों आसपास में दुकानें ले रहे? क्योंकि और कहीं जयपुर में जगह ही नहीं बची होगी? नहीं साहब, आसपास में इसलिए क्योंकि इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, किसी ना किसी से तो लेगा ना कस्टमर। तो इसलिए वो आसपास में डायरेक्ट कंपटीशन। एक ने 50% का सेल लगाया, दूसरा 51 लगाता है, एक ने 60 लगाया, दूसरा 61 लगाता है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन है। ये है राइवलरी विद इन इंडस्ट्री। ये 5 चीजें समझनी है एज पर माइकल पॉटर, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका समअप। ये 5 फोर्सेस है जिसका समअप मैंने आपको बता दिया है, साथ में आपको उसका समरी साथ में लिखा भी दिया है।
पर अब आओ, अब इसका थोड़ा डिटेल मॉड्यूल वाइज भी देखते हैं। क्या बोलते हैं सब लोग? हाँ, मॉक टेस्ट पेपर मई 18, मई 19, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, थ्रेट ऑफ नए एंट्रेंट। पुराने वाले को नए वाले का डर तो देख लिया। जैसे अब सोच के देखो साहब, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कितने सारे पुराने वाले थे, और फिर आया थॉम थॉम ढिचिक ढिचिक मुकेश अंबानी, जियो साहब। इतना बड़ा हाथी था कि समुंदर में आया तो समुंदर का पानी शहरों में आ गया साहब। साथ में कॉम्पिटिटर्स भी ढह गए साहब, नस्तो नाबूद कर दिया लोगों को साहब। क्या टशन से आया साहब। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तो कई बार क्या होता है, जितना बड़ा नया एंट्रेंट होता है बंबू उतना ज्यादा घुसता है। पर है ना सब जगह पे नए एंट्रेंट ऐसे नहीं होते दोस्त, नए एंट्रेंट को भी दिक्कत आती है। सर नए एंट्रेंट को क्या दिक्कत आती है वो भी देखते हैं, आओ मेरे साथ, नए एंट्रेंट की दिक्कत भी देखेंगे। तो देखो, न्यू कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज, सभी के पास नोट्स होने चाहिए, प्लीज वो अंडरलाइन करने चाहिए, ठीक है। जो रेलेवेंट एग्जाम्पल है, चीजें मैं नोट डाउन कराता हूं, वो आपको लिखना चाहिए। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं, यू डोंट डिजर्व टू पास। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। यहां पे मैं कोई आपसे फालतू की चीजें नहीं कर रहा। जैसे मैं तो क्या, कई यूट्यूब वीडियोस में देखता हूं, फीमेल टीचर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फीमेल टीचर वो क्लास ले रही होती है, चीज़ें समझा रही होती है, नीचे के कमेंट पढ़ता हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। नीचे नीचे लिखते हैं, यार समझ नहीं आ रहा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ पर इस क्लास में मैं आया क्यों हूँ। राइट राइट। फिर नीचे दूसरा कोई लिखता है कि यार मैं तो एसएससी कर रहा हूँ, समझ में कुछ आया नहीं पर मज़ा बहुत आया। बोलो यार, अब यार देखो, अब क्या है कि वैसा तो कोई मैं फीमेल वाला कुछ काम कर नहीं रहा हूँ, ना ही अपनी वीडियो में किसी फीमेल को ला रहा हूँ। तो भैया मेरा तो मेन मकसद क्लियर है भैया, तुम्हें पढ़ाना है। राइट। अब अगर साला वो तुम भी अगर ढंग से नहीं किए तो क्या फायदा यार। राइट। अब क्या करूं मैं। राइट। कल से स्कर्ट पहन के आ जाऊंगा और क्या, पर वो भी तुमको दिखेंगी नहीं। राइट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, सीरियसली करो ना यार। मेरा कहने का निष्कर्ष ये क्या बोलते हैं, हाँ मत लिख देना, हाँ सर अच्छा लगेगा, एक सटाका लगा के दूंगा, फिर तुमको भी स्कर्ट में बुलाऊंगा मैं। क्या बोलता सर्वेश भाई? हाँ सर दिखेगी नहीं, अरे मैं तुम लोग की तो मैं देख ही सकता हूं, वीडियो भी तो हम नहीं करते हो। बढ़िया सर, हाँ एक दिन स्कर्ट डे बनाएंगे, माँ कसम सब के सब स्कर्ट पहन के दिखाएंगे। चलो इधर आओ रे, चल काम का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस सीरियस सीरियस, मैं बहुत सीरियस टीचर हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूं। आ जाओ सीरियस सीरियस बातें करते हैं। तो देखो साहब, न्यू कैपेसिटी, नया एंट्रेंट आएगा, नई कैपेसिटी लाएगा, नया प्रोडक्ट रेंज लाएगा और नया कॉम्पिटिटिव प्रेशर आएगा। जितना बड़ा नया एंट्रेंट आएगा वो उतना ज्यादा बंबू अंदर लाएगा। फिर ये मेरे को एग्जाम्पल दे रहे, आई हेट एग्जाम्पल्स। राइट। पर ठीक है, रिलायंस का है, रिलायंस का। सर आप, मैंने देखा है सर आप रिलायंस के एग्जाम्पल बहुत ले, अरे भाई धीरू भाई के मेरे पास के गांव के हैं। राइट। तो थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा टच आ जाता है यार। राइट। इसलिए मैंने पूरा स्टडी करके रखा है, उसके पूरे फाइनेंशियल, पूरा बैलेंस शीट पता है। जो दूसरी वाली पर्सनल उसकी बैलेंस शीट है वो नहीं, पर पब्लिक में जो जो बैलेंस शीट है सारी स्टडी करके रखी है मैंने साले की। राइट। और बहुत साहब 7 पीढ़ी, अगर औरंगजेब जैसी भी पैदा हो जाए ना, औरंगजेब जैसी भी पैदा हो जाए ना, ऐसा मॉडल तैयार किया है जानवर ने कि गधा भी होगा ना साहब तो भी पैसा कमाता रहेगा कंपनी। इस तरीके से मॉडल सेट किया है साहब। अब जाने दो जाने दो जाने दो, दूसरों के पैसे की बातें नहीं करते। यस यस, खुद कमाना है, खुद कमाना, इधर आओ। तो जियो ने ऑफर किया चीप सर्विसेज व्हेन इट एंटर्ड द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन 2016, thus limiting the price, बम्बू ठोकिंग टू द कस्टमर, अदर कंपनीज नई नई फर्में आ नहीं सकती, उनके लिए उनका बाप बैठा है। राइट। तेरा बाप आया, बस वैसे करके आ गया भाई, अब क्या करें। ये एग्जाम्पल है सर, हमें एग्जाम्पल भी याद रखने का है क्या? नो बेबी, जरूरत नहीं है।
अब आता है साहब कॉमन बैरियर। अभी ये तुम बोलते हो ना नए नए लोग, अब साहब अपन अपन अगर जैसे कोई इंडस्ट्री लाए तो अपन तो नए होंगे, भगवान करे आपके पापा लोग के पास इंडस्ट्री हो साहब, किस्मत वाले होते हैं जिनके बाप के पास पैसे होते हैं, राइट। अभी क्या करे साहब, पुण्य कर्म। आप सोच के देखो ना साहब, क्या किस्मत लेके पैदा हुआ होगा मुकेश अंबानी का पोता। सोच के देखो, पैदा होते ही पोते को लगा मां कसम जैकपॉट दिया रे खुदा, थैंक यू, ऐसे करके बोला होगा वो। किधर पैदा हुआ साहब, मस्त है यार। चलो आ जाओ इधर, राइट। मेरे को तो देखो जलन होती थी साहब, जिनके बापों के पास ज्यादा पैसे होते थे मेरे को तो थोड़ी जलन होती थी, राइट। ऐसे अपने पापा ने ऐसे कोई दुख दर्द नहीं दिए, ठीक है, मतलब ओके। तो कॉमन बैरियर्स टू एंट्री क्या है, नए वालों को क्या क्या दिक्कत आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो पैसा, बहुत पैसा चाहिए साहब। फर्म लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बैड। देख भाई, जेब में नहीं टल्ला टिल्ला, नॉट मांगिंग लाल किल्ला, वी गिविंग डंडा घुसिंग एंड बर्बाद हो जाएंगे। पैसा बहुत चाहिए रे धंधा करने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत चाहिए। दूसरा क्या, इकोनॉमी ऑफ स्केल। पुराना वाला तो क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से क्या होगा, जो पर यूनिट कॉस्ट है, हेलो युद्धाओ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल रिड्यूस। पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी, तो साहब इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो साहब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, दिस विल डिस्करेज न्यू एंट्रेंट। अब यार सर नया वाला भी तो कर सकता है, तेरा बाप करेगा। कैसे करेगा नया वाला यार, कैसे करेगा नया वाला, किस रूप से कर सकता है नया वाला, क्या गारंटी कि मेरा धंधा चलेगा ही चलेगा, कैसे बना दूं लार्ज स्केल में, यार बहुत मुश्किल है यार। डिस्करेज करता है न्यू एंट्रेंट्स को, नहीं कर सकते इतना लार्ज स्केल। अरे मैं क्या मुकेश हूं क्या जो बोल दूं 100 करोड़ मोबाइल दे दे, तेरा बाप बेचेगा 100 करोड़ मोबाइल है। अरे पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में नहीं है पॉपुलेशन, 50-60 लाख की तो पॉपुलेशन, हम जयपुर उससे ऊपर निकल जाता है। 100 करोड़ नहीं कर सकते यार। पर यूनिट कॉस्ट तभी कम होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मैं कुछ अलग लाऊंगा, अरे नहीं ला पाते अलग यार, जो चीज है वही लाएगा ना, राइट साहब। अब जो चीज है उसी को कुछ नया करके कैसे बेचेंगे, आसान नहीं है। मतलब कहने का, ला सकते हो मना नहीं, पर कुछ सोचना पड़ेगा। अब ओला, उबर, ओयो, ड्रीम 11, अब ये नया है पर आसान नहीं है। कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंस मे बी टू हाई। कई बार है ना अपने आप को ये कुछ अलग साबित करना होता है ना, ये आसान नहीं है अपने आप को अलग साबित कर पाना बाकियों से। करेंगे तो सही, अपन कर रहे हैं ना यार। अपन जब उतरेंगे मैदान में, हो सकता है मुकेश अंबानी जितना पानी बाहर नहीं आएगा, पर आई शपथ एक लहर तो ले ही आएंगे, राइट। नंबर नेक्स्ट, स्विचिंग कॉस्ट। आईपीओ कब ला रहे हो? तुम लोग को लॉ नहीं बताया मैंने, वरना मैं लॉ में तो आईपीओ ला चुका हूं। और आप देखो, मैं बता दूं, वैसे मेरे कई बच्चे जानते हैं, ज्यादा लालच नहीं है अपने को। एक छोटी सी कंपनी लाता हूं मैं, तो छोटी सी कंपनी लाया हुआ हूं मैं 50,000 करोड़ की। घमंड नहीं किया कभी, बस हाँ ये बात है। देखो आगे आओ इधर। स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है साहब? स्विचिंग कॉस्ट होता है एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है उनको अपने धंधे में कैसे लाऊं यार, कैसे लाऊं। जैसे मेरे को है ना, मेरे को भी ये बोलता तो, जैसे अब सूर्यवंशम एक अमिताभ बच्चन का मूवी है, और टीवी इंडस्ट्री का मैं बता दूं सबसे हाईली वॉच्ड अगर कोई मूवी है तो सूर्यवंशम है। सूर्यवंशम है, सुना है क्या नाम? से यस, सूर्यवंशम का नाम सुना है आप लोगों ने? हाईली वॉच्ड पिक्चर है ये टीवी इंडस्ट्री के अंदर, सूर्यवंशम। उसमें क्या होता है, उनको चाहिए होता है, अगर नहीं देखा तो मैं खाली सीन बता दूं। उसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन एक वो बस चालू करता है, बस सर्विस। अब उसको अपने बस में ग्राहक चाहिए होते हैं, तो अब कैसे लाएं ग्राहक यार, वो तो पहले से दूसरी बसों में जा रहे हैं। तो फिर उसको कोई सजेस्ट करता है कि भैया कंडक्टर जो है ना वो लेडी कंडक्टर रख लो। फिर वो लेडी कंडक्टर 2-3 ऐसे कामकाज करती है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो कस्टमर आते हैं।
तो अब यार इतना आसान नहीं है। फिर बाद में अमिताभ बच्चन मना कर देता है कि नहीं यार ये सही तरीका नहीं है, पर यार नॉट इजी यार, कैसे लाएं ग्राहक को अपने धंधे में, नॉट दैट इजी। स्विचिंग कॉस्ट बहुत मुश्किल है, खर्चा करना पड़ता है साहब। कितना खर्चा किया होगा ऑन रिकॉर्ड्स ही नहीं होगा, पता ही नहीं है साहब कैसे किया होगा। स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बायर्स आर ऑफन रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब आसानी से बायर चेंज नहीं करते हैं अपनी दुकान, रिलक्टेंट टू चेंज है, तो वो काफी हाई होता है। ब्रांड आइडेंटिटी, तुम्हें अपना एक ब्रांड बनाना होगा साहब, नॉट दैट इजी यार। अब जैसे अभी आपने बोट का नाम सुना है? बोट, वो ईयरफोन वाली जो कंपनी है, मैं बताऊं आपको 2016 में ही आई है ये, ज्यादा पुरानी नहीं है ये, 2016 में आई है ये कंपनी। पर इसने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई। पर ऐसी 50 और कंपनियां हैं जो उससे भी अच्छा ईयरफोन बनाती है, पर वो आज डंके की चोट पे माल नहीं बेच पाती जो बोट बेच पाता है साहब। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, नए एंट्रेंट आर ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन बिल्डिंग अप द ब्रांड। आज अपन कैसे ले लें? अब जैसे इसने कस्टमर सर्विस ये सब इन मीन तीन सारा जो रिक्वायर्ड है वो सारा काम किया है, ब्रांड आइडेंटिटी एक डेवलप की है। इतना आसान नहीं है उस ब्रांड आइडेंटिटी को बना पाना सभी के लिए। मतलब देखो, एक आपको दिखता है, आपको एक पीवी सिंधु दिखती है, एक साइना दिखती है आपको, बट डू यू नो हाउ मेनी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर आर देयर इन इंडिया who have not received a name yet and they have left playing badminton? ऐसे कितने ब्रांड होंगे साहब जो अपना माल बेचना चाहते हैं बोट के जैसा, बोट से पुराने, बोट के बाद आए हुए, पर नाम माल नहीं बिकता, ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बन पाती आसानी से। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आसान समझे हैं आप लोग, आसान समझे हैं। मेरा सप्लायर है, आज मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, मैं दुकान वाले को बोल दूंगा भाई अगर इसका बेचा ना, मैं मेरा सप्लाई नहीं करेगा माल, उसको नया ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन साहब, कई कंपनियां आज आप देखो साहब, जो दिखेगा वो बिकेगा, आपका माल उस दुकान पे होगा तो बिकेगा ना। कई रेलवे स्टेशन है, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, उस दुकान पे आपका सामान भी तो मिलना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है साहब, कई जगहों पे नहीं देते रहे एंट्री आसानी से, उनके अपने अपने नियम कानून और चीजें। तो एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कई बार नहीं मिल पाता नए वाले एंट्रेंट को, ये दिक्कत भी आती है। और पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, जियो धन धना धन, ओ जियो धन धना धन। यम्माइला तू मेरे सामने मान ले किसी को लाएगा, वोडाफोन आइडिया ऋतिक को लेके आके सेल बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो तुझे क्या लगता है मैं चुपचाप बैठूंगा? पूरा बॉलीवुड और क्रिकेट इंडस्ट्री को सबको लाइन में खड़ा करके जियो धंधना, ओ जियो फाइबर घर ले आओ, उसको लुंगी पहनाई है, कईयों को स्कर्ट पहना दूंगा, कुछ भी कराऊंगा मैं कौन हूं? मुकेश अंबानी। एग्रेसिव रिटेलिएशन, ये बड़े प्लेयर हैं, मेरा सेल कम करेगा तू, एक काम करो, ये 555 में 1.5 GB है ना, एक काम करो 555 में 2.5 GB कर दो, सबको 2.5 GB। तेरा बाप आया, कर सकता है वो यार, कर नहीं रहा है। आईपीओ लाने का है भाई को, क्या होता है आईपीओ लाने के लिए प्रॉफिट मेकिंग होना और वो सब होना बहुत ज़रूरी होता है आईपीओ को हाई प्राइसिंग पर रखने के लिए, इसलिए करेगा नहीं अभी। उसका आईपीओ आएगा अभी 2022 की शुरुआत में, जियो का आईपीओ आने वाला है। और जहाँ तक मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है, जो भी तक मेरी एनालिसिस है, आईपीओ आने के बाद मुकेश अंबानी विल बी द सेकेंड और मे बी द फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जियो है वो, जियो मैक्सिमम स्टेक मुकेश अंबानी के पास ही है जियो का, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी नहीं दिया है, बन जाएगा वो, राइट। चलो जाने दो साहब, उसकी जायदाद वापस से गिनने बैठ गए अपन, राइट। पर अब क्या करें? एग्रेसिव रिटेलिएशन मतलब छोड़ेंगे नहीं साहब, रिटेलिएट करेंगे साहब, हाथ नहीं लगाना। मैं किसी के पीछे पड़ता नहीं, और अगर पड़ता हूं तो बंबू डाले बिना छोड़ता नहीं। तो साहब
एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इंकम्बेंट्स कैन डिटर एंट्री बाय अदर फर्म्स। इनकम्बेंट्स मतलब वो पुराने प्लेयर्स, राइट। तो दूसरा कोई नहीं घुस सकता यार, कैसे घुसेंगे यार, खून के। वो तो एयरटेल ने एक बार एक बड़े बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि साहब जियो हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड द कंपनीज आर ब्लीडिंग रेड इन द मॉनिटरी टर्म्स। मतलब सब नुकसान में जा रहे हैं, रेड का मतलब लॉस। उसके बाद मुकेश अंबानी साहब, अपना बाप ही है वो, तो उसने रिटेलिएट में बोला, इफ द बिगर कंपनीज लाइक अस have to bear certain loss so as to provide better service to the customer, don't you think we should be bearing the loss so that a better service and a better network can be provided to the customer? Don't you think so? यमाइला, अब वो तो कस्टमर के एंगल से आ गया। अब कस्टमर के एंगल पे अब एयरटेल बोले नहीं नहीं कस्टमर को मरने दो, अगर वो ऐसा बोल दे तो उसके पंप ठुक जाए। अरे 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 मतलब बोलने के मामले तो भारी है ना वो भी साहब। तो एग्रेसिव रिटेलिएशन, राइट, तो रिटेलिएट कर दे। तो ये सारी दिक्कतें हैं साहब, नए वाले को भी आसान नहीं है साहब धंधे में एंटर होना आज के टाइम पे। पहला क्या बोला, कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या बोला, इकोनॉमी ऑफ स्केल, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आसान नहीं होगा, स्विचिंग कॉस्ट महंगा पड़ेगा, ब्रांड आइडेंटिटी बनाना मुश्किल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिक्कत होगी, वो लोग रोक देंगे। एग्रेसिव रिटेलिएशन, वो रिटेलिएट करेंगे साहब, हमसे और बेहतर एडवर्टीजमेंट करेंगे, हमसे और सस्ता बेचने का कोशिश करेंगे, वो अपने खुद के धंधे में लॉस लेके आ जाएंगे हमें तबाह करने के लिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये मैंने आपको बोल ही दिया साहब। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जितने कम सप्लायर होंगे उतना उनका पावर ज्यादा होगा। देखो भाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर निर्भर करता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, राइट। और देखो अगर वो सप्लायर बड़े सप्लायर है तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे अब कुछ कॉस्ट बढ़ गई तो जरूरी नहीं कि वो कॉस्ट बढ़ गई तो वो डायरेक्टली आउटपुट में भी आपको वो कॉस्ट बढ़ा के ही दे। और अगर जैसे मान लो उनका दबदबा ज्यादा है तो हो सकता है वो सारा का सारा कॉस्ट कस्टमर के ऊपर डाल दे। तो देखो साहब, द लेसर द सप्लायर द हायर द पावर, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेसर द सप्लायर हायर द पावर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, जितने बड़ा बायर उतना ज्यादा पावर। तो देखो साहब, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर मायने रखेगा। पावरफुल बायर यूजुअली बार्गेन फॉर बेटर सर्विस विच इन्वॉल्व कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर। कितना कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। And the bigger the buyer of the industry products can sometimes exert considerable pressure on the existing firms to secure lower price. सिंपल सी बात है, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मैं जितना बड़ा होऊंगा, मैं जितना ज्यादा सामान लूंगा, मैं उतना प्रेशराइज कर दूंगा तेरे को सस्ते में बेचने के लिए साहब, उतना प्रेशराइज कर दूंगा मैं साहब। 699 रुपए में जियो का फोन दे रहा है वो, 4G फोन 699। और बीच में तो वो भामाशाह और गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके भामाशाह वाले लोगों को इसने साहब फोन पकड़ाया था ना, 6 महीने का नेटवर्क, जियो फोन और सब कुछ, और कितने सस्ते रुपए में 99 रुपए में 6 महीना दे दिया था। बस भामाशाह कार्ड शो करना था, ऐसा कुछ था पता नहीं, पर इस तरीके से वो दिया था, राइट। तो कितना फायदा कमाया होगा, मतलब गॉड नोज वॉट यार। अब आता है नेचर ऑफ राइवलरी साहब। अब राइवलरी क्या है साहब, सामने सामने जब मैं कंपटीशन में धंधा करता हूँ, मैंने मॉल का एग्जांपल लिया था, मैंने वो अमेरिकन टूरिस्टर, सैमसोनाइट, वीआईपी, वो जो आसपास में सब है, हम आसपास में दुकानें लेते हैं। अब राइवलरी है ना, देखो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट। राइवलरी अमॉन्ग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो। देखो भाई, अगर कॉम्पिटिटर, कट थ्रोट का मतलब होता है हिंदी में गला काट, गला काट का मतलब होता है डिफिकल्ट। अगर राइवलरी डिफिकल्ट होगी ना तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी साहब, राइट। मैं तो कहता हूं साहब, पेप्सी और कोक लड़ लेना, मजा आ जाए, 1-1, 1.5 रुपए में सामान आना चालू हो जाएगा साहब, बस लड़ते नहीं है साले जानवर, राइट। तो साहब अभी तो देखो भाई, मुद्दा समझो आप, मैं बोलना ये चाह रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी वो निर्भर करती है कि भैया
कंपटीशन कैसा है। अगर बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन हुआ ना साहब, वो मतलब जैसे अभी ये अपन ये कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एकदम इंटेंस राइवलरी देखने को मिली है, राइट। अब इसके अंदर ये लोग कहते हैं साहब, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड टू बी कट थ्रोट। अब कब ऐसा माना जाएगा कि एकदम गला काट कंपटीशन है, मार दो कंपटीशन, कब माना जाएगा कि गला काट कंपटीशन है? नंबर 1, जब इंडस्ट्री में स्लो ग्रोथ है। एक चीज याद रखना साहब, जब इंडस्ट्री में ग्रोथ स्लो होगी, जैसे मैं एक बताता हूं, एक दौर था 2010 का जब हम लोग थे, तो उस समय सीए के अंदर आई स्टिल रिमेंबर 12,000 स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन में रजिस्टर किया था, 12,000। अभी होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2,000 के लगभग। 12,000 थे और आज 2,000 के लगभग, राइट। यानी ग्रोथ स्लो हो गया। अब ग्रोथ स्लो होने से क्या हो गया? एक तो प्लेयर्स कम हो गए और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन आ गया, एकदम कट थ्रोट साहब। कॉस्ट ही बेयर नहीं हो सकता साहब। वी हैव लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ एज अ राजाशाही टर्म, राइट। डंके की चोट पे इस टाइमिंग का बैच चाहिए ये भाव, ये टाइमिंग का बैच चाहिए ये भाव। पर अगर स्लो ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्रीज हुज ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन टेंड्स टू फेस मोस्ट इंटेंस लेवल। क्योंकि अब क्या होगा? अब सवाल है ये 2000 कठिने जासी साहब, वी गेव यू नाइस सर्विस, प्लीज कम टू अस। अब ये कैसे मैनेज होगा? ये इंटेंस राइवलरी होने वाला है। अब इनके बीच में इंटेंस राइवलरी महसूस होता है। दूसरा आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन साहब। अब देखो, अगर आप अपने आप को अलग साबित कर पाए तो आप डिफरेंस चार्ज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, पर एप्पल तो फिर भी एक तरफा प्रॉफिट ले ही लेता है ना। कितना ही गाली बक लो यार आप टिम कुक को, स्टीव जॉब्स को, एप्पल को, पर साहब लेते ही हैं यार। खरीदने वाला खरीद ही रहा है, गाली बक के ही सही खरीद रहा है साहब। मतलब दम है अगले की क्वालिटी में, कुछ तो है यार, राइट। तो साहब प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर इन इंडस्ट्रीज दैट ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन, राइट। जो ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन, तो साहब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे एप्पल को मिली, एप्पल को फायदा मिला। इंडस्ट्री लीडर, देखो साहब, अब एक सिंपल, अ लीडर कैन जनरली आउटलास्ट स्मॉलर राइवल्स इन प्राइस वॉर्स, राइट। अब आज देख लो, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर प्राइस वॉर पे नहीं उतर रहा, मुकेश अंबानी भी नहीं उतर रहा। पर अगर मान लो कोई बोले नहीं मैं तो जियो के बम्बू डाल देसू, जियो 555 में दे रही, मैं 550 में देसू, बोलने एक बार एप्पल एयरटेल को ये करने के लिए, मालूम है उसको पागल से लड़ूंगी, कल बोल देगा फिर से 3 महीने फ्री। सो ऐसे थोड़ी कर सकता है, वो मुंह कैश है भाई, वो कर सकता है। तो इंडस्ट्री लीडर अगर है, डीप पॉकेट्स है ना, डीप पॉकेट्स का मतलब बहुत है खर्चा करने को, लॉस बेयर करने को, तो लीडर कैन जनरली आउटलास्ट स्मॉलर राइवल्स इन प्राइस वॉर्स। मैं खत्म कर दूंगा उनको, इसलिए छोटे जो राइवल्स होंगे वो कभी भी प्राइस में नहीं लड़ेंगे। नंबर नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब ये कई बार क्या होता है पता है, एक से लड़ू ना, सबसे थोड़ी लड़ा दोगे मुझे, मैं तो एक ही से लड़ूंगा। तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं यार इंडस्ट्री में, देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब किस पे ध्यान दूं, किस पे ध्यान नहीं दूं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इवन व्हेन इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट, लीडर्स एबिलिटी टू एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन डिमिनिशेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ राइवल्स। अब राइवल्स अगर बढ़ जाएंगे तो किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिमिनिशेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ राइवल्स, राइट। जितने राइवल्स बढ़ जाएंगे, किसके अनुसार रणनीति बनानी है वो मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है साहब? प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी लोअर इन इंडस्ट्रीज जहां पे हाई फिक्स कॉस्ट है साहब। आनंद महिंद्रा का स्टेटमेंट था, वो जब जेट एयर, ये अपनी एयर इंडिया खरीदने की बात चल रही थी कि एयर इंडिया खरीद लो, आनंद महिंद्रा भी खरीद सकता है, तो आनंद महिंद्रा ने बोला नहीं, आई वोंट परचेस,
बिकॉज एनी billionaire who wants to be a millionaire should invest in airline industry, ऐसा उसका स्टेटमेंट था साहब। क्यों? क्योंकि वो हाई फिक्स कॉस्ट वाला इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या खाली डीजल ही तो है? अरे भाई बहुत पैसा डालना पड़ता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का पैसा है, प्लेन का खर्चा है, उसका रेंटल, स्टाफ, सारे खर्चे लगते। वेरिएबल में खाली डीजल ही तो है, बाकी सारा पैसा लगता है साहब। तो प्रॉफिटेबिलिटी उस इंडस्ट्री में कम होगी जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, और ये इंडस्ट्री तभी अच्छा चल सकती है जब क्वांटिटी ज्यादा बिके, तो फायदा है, वरना तो नहीं है। एग्जिट बैरियर्स, एग्जिट बैरियर्स क्या बोलता है साहब? आज जैसे क्या है, मेरे पास जनरली मैसेज आता रहता है कि जैसे अभी अभी रिसेंट में एक इंस्टीट्यूट है, नाम वाम क्या लेना, तो वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, तो उसने अपने सामानों का लिस्ट भेजा कि सर मेरा ये सामान है, आपको कुछ खरीदना हो तो मैं ये भाव में बेच रहा हूँ। उसकी फोटो वोटो सब आ गई मेरे पास। अब बेच के जा सकते हैं साहब, ज़्यादा महंगा सामान नहीं है, कोई ना कोई यूज़ के हिसाब से खरीद लेगा। एसी था, वाटर कूलर था, बेंचे हैं, बोर्ड हैं, तो टीचिंग इंडस्ट्री में है, सब जानते हैं। तो आया उसका अपने पास सामने से, बेच के जा सकता है। पर कई कई जगह, कई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे हाई फिक्स कॉस्ट है, मतलब ऐसा सामान जो हर एक जन नहीं खरीदेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो साहब भला है टाटा ने अपना पूरा माल एयरटेल को बेच दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन ने, अनिल अंबानी ने अपना पूरा माल मुकेश अंबानी को बेच दिया, वरना खरीदता कौन? और अगर कोई नहीं खरीदता और तेरे मत्थे, तेरी छाती पे अगर वो सामान पड़ा रहता तो तेरे को चलाना पड़ता, और तू चलाने के लिए क्या करता भैया? सेम भाव पे चलाएगा तो वो तो चल ही रहे, तो तुझे उनका भाव तोड़ना पड़ेगा, यानी तू नुकसान में बेचेगा। तू नुकसान में बेचेगा तो तू खुद भी नहीं कमाएगा और उनके भी बम्बू डाल देगा। तो कई बार क्या होता है, व्हेन बैरियर्स टू एग्जिट आर पावरफुल, कॉम्पिटिटर्स डिजायरिंग एग्जिट में रिफ्रेन फ्रॉम लिविंग, वो मना कर देंगे, नहीं जाना भाई, क्या करे, अभी निकल ही नहीं सकते साहब, कोई खरीदारी नहीं है, क्या करूं मैं? तो their continued presence in the industry exerts downward pressure on the profitability of all competitors। सभी को ही नुकसान में होगा। ये तो अच्छा है एयर इंडिया गवर्नमेंट की है, अगर प्राइवेट होती तो क्या होता साहब? अब इतना लॉस है, कैसे भुगतू? अगर चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, करूं क्या? तो साहब प्रॉफिटेबिलिटी सब कम हो जाएगी, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, सारे कॉम्पिटिटर्स की कम हो जाएगी अगर एग्जिट बैरियर्स हाई है तो। और फिर आता है, देखो साहब, ये हमने देखा कि किस बारे में पता किया, तो ये हमने पता किया कि देखो कट थ्रोट कंपटीशन कब मानेंगे? अगर स्लो ग्रोथ होगा तो दिक्कत आएगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो ठीक है, वरना तो कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा। लीडर के सामने प्राइस वॉर कर ही नहीं सकते, वो बम्बू डाल देगा। कंप्यूटर ज्यादा होंगे तो मैं किससे लड़ूं, समझ ही नहीं आता साहब। अगर कंप्यूटर ज्यादा है तो एक हो तो उसके अनुसार रणनीति बनाऊं, ज्यादा है तो कैसे बनाऊं? फिक्स कॉस्ट अगर आई है तो साहब वो फिक्स कॉस्ट हाई होगा तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना। एग्जिट बैरियर हाई है तो पूरा भाव घट जाएगा। और फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट तो क्या कहता है साहब? आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, एनी बडी कैन रिप्लेस यू। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स दैट ऑफर अ प्राइस एडवांटेज या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू द कंज्यूमर कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री, राइट? तो इससे क्या होगा साहब? टू प्रेडिक्ट प्रॉफिट प्रेशर फ्रॉम दिस सोर्स, firms must search for products that perform the same या nearly the same as their existing product। वो प्रोडक्ट्स पता करो। जैसे अभी मिल्क बिकीज आया, अब मिल्क बिकीज को मालूम है उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है पार्ले जी, तो उसने वो एड में दिखाया ये, राइट? अच्छा बैडमिंटन खेलता है, स्कूल भी बढ़िया है, अच्छा ये भी करता है, तो फिर ये बिस्किट इतना हल्का क्यों? मिल्क बिकीज खाओ। तो उसने वो दिखाया, उसको मालूम है कि साहब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं उससे बेहतर हूं तो ही कस्टमर मेरे पास आएंगे, अन्यथा साहब चलता हुआ प्रोडक्ट है पार्ले जी, उसको कौन चेंज करना चाहेगा? तो ये सारे 5 फोर्सेस हैं जो हमने स्टडी किए, जो माइकल पॉटर जी ने बोले। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पांचों फोर्स आपके धंधे को प्रभावित करेंगे, या 4 भी कर सकते, 3 भी कर सकते, 2 भी कर सकते हैं? साहब कितने भी कर सकते हैं। तो आपको आपके धंधे में सबसे पहला काम है ये पता करना कि कौन कौन से 5 में से फोर्स मुझे प्रभावित कर रहे हैं, सबसे पहला काम।
दूसरा, क्या पांचों फोर्स एक जितना प्रभावित करेंगे या कोई ज्यादा कम भी कर सकता है? सर ज्यादा कम भी कर सकता है। तो फिर दूसरा काम यह होता है पता करना कि साहब देखो, सबसे पहला 3 स्टेप्स थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द 5 फोर्स। इसका मतलब है कौन कौन से फोर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, कितना अफेक्ट कर रहे हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना अफेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, कुछ फायदा हुआ भी या नहीं, कुछ फायदा हुआ भी या नहीं। तो साहब 3 स्टेप्स याद रखना। एग्जाम में कई बार क्या किया, 3 स्टेप्स ही पूछे और तुम लोग बोलते 5 फोर्सेस के 3 स्टेप। अब बस तुम लोग तो क्या होते हैं, अंधाधुन 5 फोर्स, 2 दर, 2 बार्गेनिंग पावर, 1 राइवल। मेरे भाई पहले ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा है। 3 स्टेप्स में 3 आएगा, 3 मार्क का आ सकता है कि भैया कौन कौन से फोर्स प्रभावित कर रहे, कितना प्रभावित कर रहे, कुछ क्या फायदा हुआ या नहीं। 5 फोर्स है, नए एंट्रेंट को बैरियर्स क्या वो देख लिया, कट थ्रोट कंपटीशन कब कब हो सकता है उसके 6 कारण देख लिए। इससे समाप्त होते हैं हमारे पहले 2 टॉपिक्स माइकल पॉटर 5 फोर्सेस के